बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस खसूसी जरगे में हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले बहुत ये जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी की तरफ से मुसलसल तनकीद हो रही है हुकूमत पे कोरोना वायरस के हैंडलिंग के ज़िम्मन में। अगर आप इमरान खान की जगह होते तो आप क्या करते? जी, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में आज याद किया। शहर रमज़ान है और आपको उसकी मुबारक हो और पूरी कौम को एक मरतबा फिर मुबारकबाद। खैर गुजारिश ये मुबारक है हो। कि ये कोरोना वायरस एक आफत है, पूरी दुनिया में इसने तबाही मचाई है। कोई भी शख्स ये यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मैं इस पर काबू पा लूँगा माँ सिवाय अल्लाह ताला की बेपनाह करम नवाजी से और मेहनत और जुस्तजू के साथ। उसके तकाज़े कुछ हैं। पहली बात तो यह है कि पूरी कौम को यकजा किया जाता और अमली इक़दाम में मुकम्मल हम आहंगी और यकसुई होती। देखिए कि इस वक्त दुनिया के जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं वो कोरोना के आगे ढेर हो गए हैं, और एक मरतबा फिर ये बात पूरी दुनिया ने देखी कि अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि सबसे ताकतवर और रहीम और करीम है, और वही खालिक और मालिक है। इस पाकिस्तान में इस वबा से मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म को तमाम तबका है फ़िक्र को इकट्ठा करना चाहिए था। तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, मजहबी लीडरशिप को और दानिश्वरों को, और इसी तरह हमारे जो माशरे के जो बड़े प्रोएक्टिव जो हमारे सेगमेंट्स हैं। बदकिस्मती से इमरान खान साहब इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। अभी कल परसों की बात है कि सिंध गवर्नमेंट और जनाब जरदारी साहब, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो शाकी थे वफाकी हुकूमत जी। के इक़दामात के हवाले से। एक उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन नहीं मिल रही, फंड्स नहीं मिल रहे, और जो एक चाहिए हम आंगी वफाक और सूबों के दरमियान, उसके मुतल्लिक भी वो गिला कर रहे थे। फिर आपने देखा कि चंद दिन पहले ख़बर आई कि सदर पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात करेंगे, और फिर अगले दिन ख़बर आई कि वो मुलाकात कैंसिल हो गई, इसलिए कि सिंध हुकूमत वफाक पर तनकीद करती है, वज़ीर आज़म किसी को मिलने को तैयार नहीं। तो किस तरह आप तवक्को करते हैं कि कौम जो है वो बिल्कुल यकजां दो कालिब होके इसका मुकाबला करेगी? फिर आप लेक्चर देते हैं। अभी अच्छा कल ही शहबाज कहा शरीफ साहब, जो कि ये मुतनाज़ा अशराफिया इशू का है, लॉकडाउन, कत अंदाज़ा कलामी करें। माप, जो मुतनाज़ा इशू है वही लॉकडाउन का है, और उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हैं। आपका डिमांड क्या है कि मुकम्मल और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए या कि नहीं? ये जो वो कह रहे हैं कि कुछ रियायत मिलनी चाहिए लोगों को। देखिए, दो चीज़ें हैं कि दुनिया में जिन जिन ममालिक में इस मामले को गैर संजीदगी से लिया गया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर तबाही मच गई, और अब वो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ और उससे भी ज़्यादा इक़दामात उठा रहे हैं। हमने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया और लॉकडाउन के ऊपर एक गैर संजीदा बहस छेड़ी रखी, जिसका नुकसान हुआ है। अब हमें जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके मशवरे के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए और अपनी तरफ से
कोई हमें अपनी तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ नहीं देनी चाहिए जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है। सिर्फ हम इस मामले को एक्सपर्ट्स पे छोड़े। अगर वो कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हमें जाना चाहिए तो फिर फिलफौर जाना चाहिए, मगर उसके साथ साथ इस लॉकडाउन के दौरान जो ज़रूरियात ज़िंदगी गरीब आदमी के लिए दाल रोटी दवाई खुराक उसका मुकम्मल इंतज़ाम करना चाहिए। देखिए, इसको अभी भी हम सीरियसली लें। वो ममालिक जो कि समझते थे कि हम बड़े आइंस्टाइन हैं, वो ढेर हो गए इसके आगे। लिहाजा हमारे पास ना साइंसी तजुर्बा ज़्यादा है, ना साइंसी दरसगाहें हैं, ना मेडिकल एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन दुनिया का तो तजुर्बा, शहबाज चीन साहब, का फिर तजुर्बा आपकी पार्टी शहबाज साहब, अब फिर आपकी पार्टी पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा क्यों कर रही है? क्या खुदा न खास्ता आप लोग पूरे पार्लियामेंट को ढेर बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पार्लियामेंट को खुदा न खास्ता रिस्क में डालना चाहते हैं, कतई नहीं। हमने ये कहा कि इस मामले को अपना पार्लियामान में इसको पर मस्बत बहस होनी चाहिए, ताकि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो सुनी जाए और इसके ऊपर बहस के बाद एक होलिस्टिक, एक नेशनल जो प्रोग्राम है वो कौम के सामने लाया जाए। अभी तक देखें, कल की बात है, मैंने अभी कहा कि अभी वफाक और सूबे और एक सूबा ख़ास तौर पर वो आपस में वो बिल्कुल दे आर नॉट ऑन वन पेज। तो ये कोई अच्छी बात है? अगर पार्लियामेंट का इजलास होता है तो उसमें ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि रिकनसाइल की जा सकती हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कौम के सामने लाया जा सकता है। ये है वजह पार्लियामान के इजलास बुलाने की, और खुदा न खास्ता कोई तकरीबी जहन के साथ नहीं, एब्सोल्युटली विद कंस्ट्रक्टिव माइंड हमने ये मुतालबा किया है। लेकिन क्या आप इस पार्लियामेंट को जेन्युइन और अवाम का हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट समझते हैं जो इस बहरान में कौम को लीड कर सकेगी? देखिए साफ़ी साहब, उस बात से हम बहुत आगे निकल आए हैं। आज यानी सेलेक्टेड पार्लियामेंट या सेलेक्टेड का कहने का आज मौका नहीं है। वो जब वक्त आएगा सियासत का, उस वक्त सियासत करेंगे। तो मैं आपको बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि हमें इस वक्त इस वबा से हमें मुकाबला करना है, इससे लड़ना है, ना कि हमने सेलेक्टेड से लड़ना है, ना कि ऑपोजिशन से लड़ना है। अपनों से नहीं लड़ना, जो अपनों के खिलाफ हैं ये दुश्मन, उससे लड़ना है। उसके लिए हमें अपने आप को तय करना है और तैयार करना है। अच्छा, लेकिन मियां साहब, इसमें एक फ़िक्रा काफ़ी अरसे से मेरी ज़ुबान पे चढ़ गया है और वो मैं महसूस करता रहता हूँ कि जिसको हुकूमत दी गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता, और जिनको अपोजिशन में धकेल दिया गया है वो अपोजिशन नहीं कर सकती। इस वबा के मौका पे वैसे तो मुल्क की मईशत पिछले 1.5-2 साल से वबा की ज़िद में है। अपोजिशन ने क्या कौम की रहनुमाई की, क्या किरदार अदा किया, क्या लीड रोल उसने अदा किया इस दौरान? आप लोग कहाँ रहे हैं इस दौरान? अपना देखें साफ़ी साहब, मैं लंदन में था तो हमारी पार्टी ने एक मरबूत प्रोग्राम मुहैया किया। एक कोरोना से लड़ने के लिए एक नेशनल प्लान दिया हमने, और उसमें कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन, उससे पहले तैयारी करें। जो लॉकडाउन के दौरान जिन बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत शदीद ज़रूरत होगी, और वो तैयारी करके लेट्स गो फॉर अ कंप्लीट लॉकडाउन। और आप देखें कि उन ममालिक में जहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ और उन्होंने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की, आप देखिए कि वहाँ पर अब ये उन ममालिक में जहाँ पर अमवात का रेट आसमान से बातें कर रहा था और इन्फेक्शन बेपनाह बढ़ रही थी हज़ारों की तादाद में डेली, वहाँ पर अब ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह उतने इन्फेक्शन नहीं है और उतनी अमवात नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता एक नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ये बढ़ गया, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? हम तो ऑपोजिशन में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, जहाँ पर कमज़ोरियाँ उनको हाईलाइट कर सकते हैं, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने ये रोल अदा किया है। और इस वक्त भी आप देखें, मैं
एक वो फैक्टर नहीं लाना चाहता। इस वक्त भी इमरान खान साहब की और नैब न्याजी जो गठजोड़ है, उसको कोरोना से नहीं लड़ना, उसको अपोजिशन से लड़ना है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है भाई। जब अच्छे वक्त आएंगे सब लड़ाइयाँ आप लड़ लें। इस वक्त तो हमने एक एक बच्चे, माँ, बुजुर्ग, भाई बहन की हमने उनकी खिदमत करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तमाम इदारों ने मिलके, तमाम पार्टियों ने मिलके, पूरे मुल्क ने मिलके, ये तभी होगा कि हम वी मूव फॉरवर्ड विद यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, नॉट इन आइसोलेशन। ये है मेरा। लेकिन मियां साहब, आप अपोजिशन लीडर थे हैं और इतने अरसे आप भी मैदान से गायब थे, तो एक सवाल ये कि आप इतने अरसे लंदन में रहे क्यों और अब आए क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि आप डील के तहत गए थे और डील के तहत आ गए। ना मैं डील के तहत गया था, ना मैं डील के तहत वापस आया हूँ। ये खुदा लगती बात है। अपने भाई साहब के इलाज के लिए वहाँ पर रुका हुआ था। जो ही यहाँ पर मामला कोरोना के हवाले से ख़राब हुआ और फ़्लाइट्स बंद हुई, तो उसी दिन मैंने आने का फ़ैसला किया अपने भाई साहब की इजाज़त के साथ, बिकॉज आई डेंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। इसलिए कोई डील विल की दूर दूर तक कोई बात नहीं है। आप बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, शाफ़ी भी हैं, काफ़ी भी हैं, आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। नहीं, मैं इस दौरान ज़ाहिरी बात है कि किसी भी इंसान की बीमारी को मौजूई बहस नहीं बनाना चाहता, लेकिन इस दौरान आपने देखा होगा कि पहले आपकी तरफ से ये दलील दी जाती रही कि मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। अब आप भाई को छोड़ के आ गए। दूसरा, ये हुकूमती लोग ये कहते हैं कि भाई ये क्या था कि इधर मियाँ साहब की हालत नहायत क्रिटिकल थी और उधर जाके ना कोई प्रॉपर इलाज हुआ, ना प्लेटलेट्स की वही सूरत हाल है, तो उससे वो ये तासुर लिया जाता है कि शायद ये कोई डील हुई थी और इसको मैनेज किया गया था। नहीं 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 नहीं, ये साफ़ी साहब इस बहस में ना जाएं। मैं भाई को छोड़ के नहीं आया, भाई के इलाज को छोड़ के आया हूँ। ये इसमें बड़ा फ़र्क है। और फिर मैं दोहराता हूँ, even at the cost of repetition, there is no question of any deal. और for the last time I would like to correct through your cameras, आपके कैमरा के ज़रिए, कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक़्त वाकई प्लेटलेट के मामले में बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल थी। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए। हम सब अपना बहन भाई, माँ बाप, बच्चों वाले हैं। हमें बिल्कुल इस बारे में सियासत नहीं करनी चाहिए। सारी रिकॉर्ड की बात है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। अल्लाह ताला मियाँ साहब को भी, हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला मियाँ साहब को और बाकी सब पाकिस्तानियों को, बल्कि सब इंसान जो इस वक्त बीमार है, उनको शिफायाब करें। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मज़ीद कई अहम मौज़ूआत पे भी बात करनी है। हमारे साथ रहिए। आज के जरिए में हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मियाँ साहब, वैसे तो आप पूरा ख़ानदान एक पेज पे नज़र आता है, लेकिन ये क्यों है कि आप मैदान में और मरियम साहबा खामोश है, और ये क्यों है कि हमज़ा शहबाज साहब जेल में और सुलेमान शहबाज साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अल्लाह ताला के फजल करम से मियाँ नवाज शरीफ का नामजद करदा और पार्टी का मुंतखब मैं सदर हूँ, और ये सदारत मियाँ नवाज शरीफ की अल्लाह ताला के बाद पार्टी की और वर्कर्स की अनायत है, और ये अमानत है मियाँ नवाज शरीफ की और पार्टी की। इस हवाले से ये आप मेहरबानी करके जहन में रख लें कि मैं एक जमहूरी सोच का आदमी हूँ, और जमहूरियत के रास्ते में मियाँ नवाज शरीफ ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, सब्क़तें बर्दाश्त की हैं, पार्टी की लीडरशिप ने सब्क़तें बर्दाश्त की हैं, वर्कर्स ने सब्क़तें बर्दाश्त की हैं, ख़ानदान ने सब्क़तें बर्दाश्त की हैं। अटक किले की मैंने उस दिन बात बताई कि किस तरह वहाँ पर हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, अटक किला में जलावतनियाँ बर्दाश्त की। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद, शायद मुस्लिम लीग नून की कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए पूरी दुनिया के सामने
बिल्कुल एक रोज़े रोशनी की तरह आया हैं। इसलिए साफ़ी साहब, लेकिन मैं सर, मुझे क्या क्या ये भी एक ज़रूरत हकीकत थी? नहीं है? जी जी मुझे ज़रा बात जी अगर जी, आप बात मुकम्मल करने मुकम्मल तो करें। मैं बात मुकम्मल कर लूँ। इसलिए साफ़ी साहब, जी जी, बताइए बताइए। अगर आपका सवाल इसी से जुड़ा हुआ है तो कर लें, वरना मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा था कि ठीक है, आप जी दोनों यक जान दो कालब हैं, आपके अपने ख़ानदानी रिवायात भी हैं, बड़े मजबूत हैं, लेकिन और आपको नवाज शरीफ साहब ने ही नामजद किया है। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है बिल्कुल। कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुक़्तदिर हलकों से बन नहीं सकती और आप कभी उनके साथ बिगाड़ नहीं सकते? जी, बड़ा अच्छा ये जुड़ा हुआ सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। वो ये है, पहली ज़रा मेरी बात मुकम्मल कर लूँ, फिर ये सवाल का जवाब दे देता हूँ। तो मैं आपको ये कह रहा था कि फिर मुझे जी जी क्या ज़रूरत थी कि 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 चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल किया जाए। वो यूं कि जो शख्स अपने आप को अवाम का खादम कहलाए और 25 साल 27 साल रिकॉर्ड गवाह है। मेरी आदत है शाफी साहब कि अगर कोई सीने में राज दफन है तो मैं उस राज को कभी अफशा नहीं करता, तावक्ते के कोई और उसे पब्लिक कर दे तो और बात है। आप जानते हैं, आपका ताल्लुक़ KPK से जी है। 27 साल पहले मरहूम सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब ने 1993 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म करने का फ़ैसला किया तो मुझे उन्होंने याद किया, बुलाया और मुझे ये कहा कि देखो शहबाज शरीफ, वो मेरे वालिद साहब के मरहूम के दोस्त भी थे जब वो चेयरमैन बापडा थे, कि तुम बन जाओ वज़ीर आज़म जी पाकिस्तान और आपके बड़े भाई पार्टी के लीडर बन जाएं और पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें। मैंने कहा आप सदर साहब मेरे ख़ानदान को जानते हैं, ये मुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मुझे कहा। तो मैंने पोलाइटली फ़ौरन विदाउट अ सेकंड थाट उसको मैंने रद्द कर दी वो ऑफ़र। फिर आप जानते हैं 21 साल पहले, और ये बात जनरल मुशर्रफ ने, हयात हैं वो, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, कि वो ख़ुद उन्होंने टेलीविज़न पर आकर इस बात का इंकशाफ किया। अगर वो इंकशाफ ना करते तो ये राज मेरे दिल में रहता और कब्र तक जाता। उन्होंने 12 अक्टूबर 96 से पहले, 99 से पहले, चंद हफ्ते पहले मुझे बुलाया और कहा कि देखो हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकते, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और आप चलाएं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और ये मुल्क आगे चलेगा। तो ये आपको मैं, और लफ्ज़ कहा कि शहबाज शरीफ अ बॉम्ब शेल, और उसके बाद ये मुझे ऑफ़र की। तो मुझे तो एक मिनट के लिए मुझे ठीक। मेरे औसान ख़ता हो गए, यानी ज़मीन खिसक गई। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा कि जनरल साहब आप मेरे ख़ानदान को जाते हैं, हमारी छोटी मोटी वैल्यूज़ हैं, ये मुमकिन नहीं है। और अगर अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ आपको कोई गिला है तो मैं आपको और मियाँ साहब को दावत देता हूँ खाने पे। इंशाअल्लाह उन मामलात को पहले की तरह जो थे उसको रिजॉल्व कर लेंगे। फ़ौरन का हाँ 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 ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड शहबाज शरीफ, मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, रास्ते में नोट्स बनाऊंगा और वापस आके मीटिंग करते हैं। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। कहने का मकसद ये है कि सुन ले मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मौजूदा खुदा ना जो खास्ता मुझे मुक़्तदिर हलके हैं जो उनकी तरफ से भी आपको कोई ऐसी मेरी बात पेशकश हुई थी? मेरी मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। और फिर एक लेजिटिमेट जी जी एक अपॉर्चुनिटी आई जो आप कुछ अच्छी तरह जानते हैं। 28 जुलाई 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के बजाय अकामा पे मियाँ नवाज शरीफ को बदकिस्मती से उनको डिसक्वालीफाई किया, तो उस दिन मैं इस्लामाबाद में था। मुझे बड़े मियाँ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ, मैंने अभी किसी से मशवरा नहीं किया, अब ये बोझ, ये जिम्मेदारी तुमने संभालनी है अपने वजारत उज़्मा की। मैंने कहा मुझे आप पंजाब में रहने दें, वहाँ काम करने दें मुझे, मैं अपने वहाँ पर जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। उन्होंने पार्टी मीटिंग बुलाई और मेरा नाम दिया और पूरी पार्टी ने पूरी तायीद की और मुझे उन्होंने नामजद कर दिया। तीसरे दिन मैं छांगला गली गया उनके पास, वो वहाँ पर थे, और फिर मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा कि मुझे पंजाब में रहने दें, वहाँ पर ये PKLI जिसकी जो दुर्गत बनाई गई आपके सामने है, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, दुनिया का
एक शानदार तरीन एक किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट हमने बनाया, वो मुकम्मल हो रहा था। 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे मुकम्मल होने जा रहे थे, अरबों डॉलर की सरमायाकारी के साथ पाकिस्तान के गरीब मुल्क के अपने वसाइल से। और इसी तरह ऑरेंज ट्रेन और दूसरे मंसूबे, मैंने कहा मैं ये मुकम्मल कर लूँ। मुझे क्या पता था कि नैब ने चढ़ाई कर देनी और हमारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर 2 दिन बाद मेरी बात मान ली और मैंने पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की पूरी सपोर्ट और लीडरशिप में अपने साथियों के साथ ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। मुझे बताएं कि वो मैंने चोर दरवाजे के आपको 2 वाक़यात सुनाए, ये लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी थी। मुझे पता था कि अगर ये मैंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी तो शायद दोबारा अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी देता नहीं देता, तो उसकी शान है, उसका फैसला है। कोई 11 एक घंटे और नहीं चोर छोड़ता। दरवाजे से आने की बात हो रही है मैं जो रिसेंटली जो मैं जी, अगर आप काइंडली मुझे सवाल पूरा करने दें। सुहेल उड़ाइक साहब हमारे मुस्तनद तरीन सहाफ़ी हैं, हम उनको अपना उस्ताद समझते हैं। सियासत के शायद जितने गुरु वो हैं वो पाकिस्तान में कोई नहीं है। हमारी तरह अफरात व तफरीद के शिकार भी नहीं, बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ियों में शुमार होते हैं। उन्होंने आपके हवाले से ये इंकिशाफ किया कि इलेक्शन से पहले भी आपने डील की या चोर दरवाजे से आने की कोशिश की थी और आपके साथ कुछ वादे वईद भी हो गए थे, तो ये फिर क्या था? देखिए, सुहेल उड़ाइक साहब आपके बहुत मोहतरम दोस्त हैं, शायर जिस तरह आपने कहा, मेरे भी वो लायक एहतराम है, संजीदा और बड़े मंजे हुए वो सहाफ़ी हैं, कोई दो राय नहीं। मगर उन्होंने जो कॉलम लिखा उनके बाज़ जो एक्सेप्ट थे उनको मीडिया में सियाक व सबाक से हट कर पेश किया गया। लेकिन जो हकीकत यह है कि बग़ैर उस कॉलम की तरदीद या तस्दीक किए बग़ैर मैं बिल्कुल ईमानदारी से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये उन्होंने मुलाकात का खुद उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था और मेरे लिए ऑनर था उनको मिलना, मेरे लिए बहुत लायक एहतराम और दोस्त भी हैं। ना उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कहा, ना मैंने इंटरव्यू का एहतमाम किया। वो एक निजी गुफ्तगू थी, जिस तरह आपसे मेरी अक्सर गुफ्तगू होती है, साथी आपस में गुफ्तगू करते हैं। अब आ जाएं कि मुख्तलिफ हलकों के हवाले से या चोर दरवाज़ों के हवाले से मैंने आपको 2 वाक़यात सुना दिए और मैं आपको ये ऐसी पेश कहना चाहता हूँ, किसी डील की कोशिश हुई? नहीं, बिल्कुल आप सुन लें मेरी बात, प्लीज़ सुन लें। मेरे जो मुझे इल्ज़ाम मुझ पर दिया जाता है, आप भी देते रहते हैं निजी गुफ्तगू में कि मियाँ साहब आप इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और भी लोग जिसको जितने मुँह उतनी बातें कि आप तो इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड बर्ड हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, मुशर्रफ के ज़माने में मेरे साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, ख़ानदान के साथ क्या वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उससे पहले भुट्टो साहब के ज़माने में हमारी फैक्ट्री नेशनलाइज हुई, वो आप जानते हैं। मैं फ़ौरन आपके जवाब की तरफ आता हूँ, लंबा जवाब नहीं दूँगा। ये मेरी बात सुन लें कि अगर ये बात बहस बराए बहस मान ली जाए कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के करीब हूँ, तो उसके क्या मकासद हो सकते हैं। चोर दरवाजे से तो मैं आया नहीं, ऑफर्स हुई जो मैंने आपको 2 वाक़यात सुना दिए। लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी थी 2017 में जब मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उस वक्त मैंने खुद वॉलंटरीली कह दिया। तो फिर कोई बिल्कुल अहमक होगा, वो अकल का अंधा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी हो, वो भी ऑफर्स माजी में मिलें, ये भी एक ऑफ़र आए और फिर जो भी वजूहात हैं वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करे, तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम, उसका फ़ैसला है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो दुनियावी लिहाज से जवाब जो है, एंड एज ए मैटर ऑफ कन्विक्शन में कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा ये समझा कि इदारों के साथ मिलकर ही, हम आंगी के साथ ही, पार्लिमान हो, एग्जेक्टिव हो, अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, मिलकर ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, खुशहाली का दौर आ सकता है। और हज़रत कायद आज़म ने हु कार्व्ड आउट दिस कंट्री फ्रॉम इंडिया in 1947 and millions sacrificed for पाकिस्तान, उनकी रूहें आज भी तड़प रही हैं कब्रों में कि जनाब ये पाकिस्तान वो नहीं है कायद का जिसके लिए हमने जानों का नजराना पेश किया। और उस हिजरत में लाखों लोग शहीद हुए और दरिया उनके खून से दरिया भर गए।
वो कुर्बानियां, अजीम कुर्बानियां नहीं 70-72 साल पहले और आज एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान। तो आपकी मोहब्बत मेरी है। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। मेरी सिर्फ और सिर्फ अगर ये सोच रही है तो सिर्फ इस मकसद के लिए कि विद यूनिटी एंड थॉट ऑफ एक्शन हम पाकिस्तान को मिलकर दिन रात मेहनत करें और पाकिस्तान को आगे ले जाएं। मेरा दिल ये चाहता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं तो कब्र से में जाने से पहले कम से कम पाकिस्तान उस डगर पर, उस सड़क पर, उस लाइन पर चल पड़े जहाँ पर दुनिया की गरीब कौमें अजीम कौमें बन गईं। आप साउथ कोरिया को देख लें, 50 की दहाई में उसका क्या हाल था, हमसे भी पीछे था। और चाइना 49 में उसने आज़ादी की आंख उन्होंने खोली और उसकी जो पर कैपिटा इनकम वो आप जानते हैं। और आज चाइना कहाँ, पाकिस्तान कहाँ। तो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर उम्र भर क़यामत तक गरीब रहने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं है। ये मेहनत, अमानत और दयानत का सफ़र है जिसको हम मिलकर करेंगे तो पाकिस्तान आज नहीं 10 साल नहीं 15 साल में चीन का भी मुकाबला करेगा, अमेरिका का भी मुकाबला करेगा। इट्स इजीियर सेड देन डन। मुझे ब्रेक भी लेनी है, अगर नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जी जी दे दिया मैंने जवाब, आपको जवाब दे दिया मैंने आपको। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से आपकी मोहब्बत थी और अब भी बरकरार है बकौल आपके। वहां पे भी बाज़ औक़ात सॉफ्ट मोहब्बत का बात तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया मैंने, मोहब्बत का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अच्छे ताल्लुकात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी। मोहब्बत का लफ्ज़ जो है वो अच्छा ताल्लुकात आप रखना, एक एहतराम, अच्छे ताल्लुकात एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर अ कॉज, फॉर अ कॉज। मैं सवाल मुकम्मल कर लूं। अच्छे ताल्लुकात आप रखना चाहते हैं, पाकिस्तान की अजमत, ये सबको पता है जी। तो फिर तो एक तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो दो सहाफ़ी कौन थे और ये बात आपसे बराह रास्त क्यों नहीं हो सकी। और फिर जब आप अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे तो फिर ये मामला क्यों मैच्योर नहीं हो सका। साफ़ी साहब आप तो वो सहाफ़ी नहीं हैं, एक तो बात मैं ये वाज़े कह देना चाहता हूँ, लेकिन वो एक निजी गुफ्तगू थी, मैं उसके बारे में काइंडली कोई बात नहीं करूँगा। मैं आपको फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बताना चाहता हूँ कि अगर जनरल मुशर्रफ ये राज अफशा ना करते टेलीविज़न के ऊपर कि मैंने शहबाज शरीफ को ऑफ़र की थी वज़ारत उज़्मा की, तो खुदा गवाह है मैं क़यामत तक ये बात पब्लिक ना करता। मेरी आदत नहीं है ये, तो इसलिए लेट्स नॉट ओपन दैट चैप्टर। चले, मैं भी इस पे आगे कोई बात नहीं करूंगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है और वापस आएंगे तो फिर ये ज़रा जो चीनी माफिया का मामला आ गया है उस पर ज़रा भी आपसे बात करेंगे और कुछ और मौज़ूआत पे भी, और इस मौजू पे आपसे मैं बात नहीं करूंगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो मैं शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक शहबाज साहब, अगर आप इजाज़त दें तो एक और बड़े पाकिस्तान के कालम निगार भी हैं और एंकर भी है, उन्होंने ये दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब इतने मिलियन डॉलर अदा करके बाहर गए हैं, तो कोई इस तरह की सोच है कि कोई नैब के साथ आपके ख़ानदान की तरफ से कोई डील हो जाए या डील की कोई कोशिश हुई है? जो आपने जो सवाल किया कि क्या मियां नवाज शरीफ ने खुदा न खास्ता एक एंकर के मुताबिक मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके बाहर गए या डील की है, सीधा साधा जवाब है कि अगर एक ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद इल्ज़ाम है, एक धेला भी कुछ साबित कर दे कि मियां नवाज शरीफ या मेरा ख़ानदान देकर बाहर गया है, एक धेला भी, तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊँगा। ना मियां नवाज शरीफ ने कोई डील की, ना कोई उन्होंने इस हवाले से कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो दूर की बात है, एक डाइम भी उन्होंने अपना डील के तौर पर नहीं दिए। तो इस बात को बिल्कुल आप एक जो इल्ज़ाम हुकूमत की तरफ से लगाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग का, आप अभी तक उनको अदालत में क्यों नहीं ला सके? देखिए जी, मैंने उस दिन जवाब दे दिया मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं 2008 से लेके 2018 तक 10 साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का खादिम के तौर पर ख़िदमत की है, जो हकीर ख़िदमत। मैंने उस दिन भी कहा था, आज एक जुमले में फिर कहता हूँ कि इन सालों में एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग मेरे ख़िलाफ़ साबित कर दें। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है कि करप्शन की हो,
करप्शन उससे जुड़ी है ना कि आपने करप्शन की, आपने जाके उसको लॉन्डर किया कहीं अमेरिका में, लंदन में, उसको वापस ले आए। तो अगर करप्शन तो ये साबित कर नहीं सके, और जो अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया था, मैं लेकिन मैं आपका साहब, वक्त आप ज़ाया अपने करूंगा और वादे के कौम का भी वक्त मुताबिक ज़ाया उनको करूंगा। बरतानवी अदालत में क्यों नहीं ला सके अभी तक मामले को? उनको क्यों नहीं मैं ले घसीट गया सके हूँ, अदालत में? अदालत में ले गया हूँ, अदालत में ले गया हूँ। आप तो बड़े जहानीदा सहाफ़ी हैं। मैं 2-3 महीने पहले उनके खिलाफ मुकदमा लंदन की हाई कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर दिया गया है, और अब वो जब भी उसकी तारीख आएगी तो वो फिर वहाँ पर डेली हियरिंग्स होती हैं। अल्लाह ताला ने चाहा, इंशाअल्लाह, मैं बड़े आजिज़ आदमी हूँ, बड़ा ख़ताकार हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा हक़ाइक़ की बुनियाद पर लंदन की अदालत में, और मुझ नाचीज़ को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरी इज़्ज़त मेरी ढकी रहेगी। और जो दुश्मनाने मुखालफीन है पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, खुदा ताला उनका जो चेहरा जो है उनका मुंह काला करेगा इंशाअल्लाह, कालक मलेगा इंशाअल्लाह उनके मुंह पे। अच्छा, अब ये जो शुगर माफिया को जो कुछ दिया गया गरीब आवाम को लूट के, वो तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी से कम नहीं था, लेकिन उस लिस्ट में भी आपके ख़ानदान का नाम है कि उस बहती गंगा में हाथ धोने वालों में जहां पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा हैं, उसमें आपके ख़ानदान का भी नाम है। उस लिस्ट में मेरे ख़ानदान का नाम तो है, अपना मेरे जो शरीफ फैमिली का। और मुझे बड़ा प्यारा लगता है जब आप उर्दू पश्तो एक्सेंट में बोलते हैं। ख़ानदान तो मुझे बहुत ऑनेस्टली मुझे बड़ा एक अच्छा मुझे एहसास होता है कि कितना ये अजीम मुल्क है। वहाँ पर पंजाबी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, कश्मीरी हैं, बल्तिस्तान के लोग हैं। तो उस लिस्ट में तो नाम है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उस गंगा में इस अरसे में जो स्कैम हुआ है चीनी का, उस अरसे में मेरे ख़ानदान के जो अफराद, उनकी मिलों ने उसमें गंगा में उन्होंने स्नान नहीं किया। ये पहली बात है। अलबत्ता माजी में जब भी कभी चीनी की वाफर मिकदार होती थी, देखिए डिमांड एंड सप्लाई का मामला है ना, जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती थी तो एक्सपोर्ट करके तो फॉरेन एक्सचेंज कमाना ये कोई बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। कभी गंदम हमारी सरप्लस होती थी, गंदम भी एक्सपोर्ट होती थी एक ज़माने में। कभी थोड़ी बहुत कॉटन भी, बहुत दूर की बात है, माजी करीब बईद की, कॉटन भी कभी कभार एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो वो तो कोई बुरी बात नहीं। असल जुर्म जो सरजद हुआ है, ये लोग जो बड़े साफ और शफाफ बनते हैं, शफाफ चली और साफ चली, ये वो है एक बहुत बड़ा एक इनके मुंह पर एक ब्लॉट, बहुत बड़ा एक धब्बा है कि जब मुल्क के अंदर 2018-19 में चीनी वाफर नहीं थी, बल्कि सप्लाई और अगर डिमांड अगर 50 लाख टन की है या, तो वो उतनी लगभग चीनी थी, तो एक्सपोर्ट का तो सरप्लस था ही नहीं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होनी थी? ये है वो, मैं समझता हूँ, कोई डाका जनी और जो डकैती की गई पाकिस्तान के ख़जाने पर। और उसकी मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। ये बात बुज़दार साहब की 3 अरब रुपए की सब्सिडी की नहीं है, और सुबह सिंध ने तो कोई सब्सिडी नहीं दी। एक बात 3 अरब रुपए की सब्सिडी की नहीं है, बात है कि इस एक्सपोर्ट की आड़ में डॉलर रुपी पैरिटी 2018 के दिसंबर-नवंबर में जब ये फैसला हुआ तो 130 रुपये 35 रुपये डॉलर था, रुपया डॉलर के मुकाबले में। तो 2019 में जब ये एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई तो आपने देखा कि रुपया बड़ी तेज़ी से उसकी कदर में कमी होनी शुरू हो गई, और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि डॉलर के मुकाबले में रुपया तकरीबन 155-60 पे भी पहुंच गया। तो वो 2018 में 135 रुपये फ़ी डॉलर और 2019 में 155 रुपये फ़ी डॉलर। ये जो फ़र्क है, ये विंडफॉल प्रॉफिट है। विंडफॉल आप समझते हैं अच्छी तरह, विंडफॉल से क्या मुराद, कि वो छपड़ फाड़ के इन्होंने अरबों रुपए कमाए उस वो एक्सपोर्ट की चीनी। अब आप लोगों का डिमांड क्या है इस हवाले से? ये जो शुगर का मामला है, इसमें आपका डिमांड क्या है, क्या होना चाहिए? आखिरी बात इस बारे में, ये हुआ अरबों रुपए कमाए, फिर लोकल मार्केट में लामहला शॉर्टेज होनी थी। वो 2018 के आखिर में ये जब हमने छोड़ा
तो चीनी की कीमत शायद 52 रुपये पर किलोग्राम थी उस ज़माने में। तो इस शॉर्टेज की बना पर जो एक्सपोर्ट की गई, जिसका कहीं कोई उसका करीना नहीं था, कोई उसका लॉजिक नहीं था, वो चीनी 80 रुपये पे चली गई। अब आखिरी बात यह है कि ये फैसला तो वज़ीर आज़म का है। देखें कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट का एक हिस्सा होता है। वो फैसले, और इसका चेयरमैन भी कानून में प्राइम मिनिस्टर लिखा है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते रहे हैं। वो फैसला ईसीसी का रेटिफिकेशन के लिए जाना होता है काबीना में। क्यों? 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि काबीना का मतलब है वफाक में वजीर आज़म और वज़रा कैबिनेट, सूबों में वजीर आला और उनके वज़रा कैबिनेट। तो उस हवाले से भी इस फैसले को काबीना ने इमरान खान की सदारत में रेटिफाई किया। तो आंखें खोल के, कान खोल के उन्होंने इसका फैसला किया ना, तो इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त वज़ीर आज़म पर है, इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त पंजाब के वज़ीर आला पर है, किसी और पर नहीं है। ये है एक मैंने दरिया अच्छा, को अगर कूजे इन में बंद किया। मामलात इससे एक में बड़ी- शहबाज साहब, अगर इससे- आप लोगों के इससे एक हाथ, जुड़ी हुई बात है। शहबाज साहब मुझे आप 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, मैं जुड़ी हुई बात जी, है वो जी। मैं कर दूं। और ये बात है 2000, और मैं खुद नुमाई में बात नहीं कर रहा, एक हकीकत ठोस इररिफ्यूटेबल मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ। ये 2014-15 की बात है। सिंध और पंजाब के गन्ने की जो कीमत है वो 1-2 रुपए का फ़र्क होता है। उसका सुक्रोज कंटेंट सिंध का ज़्यादा होता है, सिंध की गन्ने का, और पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में कम होता है और जनूबी पंजाब में ज़्यादा होता है। 2014-15 में हमारे यहाँ 180 रुपये थी कीमत गन्ने की, और मामला चल रहा था। 2015 में जाके 15 में सिंध की हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। सुनने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। पंजाब में कीमत 180 रुपये थी, तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला दिया, और फैसला क्या था मैं डिटेल में मोटी मोटी बात सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो मिल मालकान हैं वो 160 रुपये फी गन्ना देंगे कीमत किसान को, और जो हुकूमत सिंध है वो 12 रुपये देगी फी मन गन्ने की कीमत किसान को थ्रू मिल मालिक। तो लिहाजा ये 160 और 12 172 रुपये की कीमत सिंध हाई कोर्ट ने मुकर्रर कर दी। इससे पहले पंजाब में यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे चीनी के मालिकान, उसमें जो आपने फरमाया मेरे ख़ानदान के भी लोग और दूसरे भी, वो बड़ा शोर मचा रहे थे कि जनाब आप देखिए सिंध में कीमत बहुत नीचे है और आप हमें 180 रुपये ले रहे हैं, ये हम वारे में नहीं नुकसान में हैं। इस बात को छोड़, जब फैसला आया तो ये सब इकट्ठे हो गए, अखबारों में इश्तिहार छपवाए और ये लेके आ गए सिंध हाई कोर्ट का फैसला कि ये देखिए अब तो आप कर दें, अब तो कोई आपको दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। देखिए आपको खानदान का जिक्र मैंने इस कंटेक्स्ट में किया। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, नहीं मैं बात खत्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने अपने उसमें मेरे खानदान के लोग भी बड़े अपना सीख पाते और बाहर के जो पंजाब की मिलों वाले, मैंने और लोग जिंदा हैं, गवाह हैं, मैंने कहा ये पड़ा है इस्तीफ़ा मेरा, आपको नुकसान होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पंजाब में गन्ने की कीमत 180 रुपये से कम नहीं करूँगा, मैं पंजाब के ख़जाने से एक धेले की सब्सिडी नहीं दूंगा। अगर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है और वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट उनको 8 अरब या 12 अरब रुपये दे रहे हैं और यहाँ पर 20 अरब बनता है, मैं 20 अरब रुपये क्या 20 करोड़ ही नहीं दूंगा, और ये मेरा पड़ा इस्तीफ़ा, मैं घर जा रहा हूँ। ये मैं खुद नुमाई में बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। ये मुमकिन नहीं है। तो इंसान गलती का पुतला है, ऑनेस्ट मिस्टेक्स होती हैं, खताकार हैं हम, लेकिन कॉन्शियसली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस नवाज शरीफ की सरबराही में इस मुल्क की सूबे की खिदमत की है अल्लाह ताला के फजल करम से, जिसके ऊपर मुझे एक कल भी इत्मीनान है। हाँ ये ज़रूर है कि खूब से खूब तर और भी बेहतर कर सकते थे, और भी अच्छा हो सकता था। वो अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह मिलकर इस मुल्क को इंशाल्लाह शहबाज शरीफ दुनिया का एक आला तरीन मजबूत मुल्क बनाएंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब, अगर आपके और आपके बेटों के हाथ इतने साफ हैं तो इतने अरसे से हमजा शहबाज साहब अंदर क्यों हैं और सुलेमान शहबाज साहब बाहर क्यों हैं? देखें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मेरी बात सुन लें, इसका जवाब मैं आपको सीधा देता हूँ। एक तो बात यह है कि मैंने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपना
मेरे बच्चों ने हिसाब देना, नंबर एक बात। और इंसाफ का अगर तकाजा अपना हो तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। मगर मैं आपको कसौटी ये है, देखिए कि जो एसिड टेस्ट ये है कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी अपना अपना जोमा अकाबरीन जेलों में गए, मुझ समेत, उनके खिलाफ तो नैब जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बेलें कैंसिल कराने के लिए जाता है, मुझ समेत। और मेरे केस में जो गया सुप्रीम अपना नैब, उसका हशर जो हुआ जमानत की हद तक आपको पता है, साद रफीक साहब का आपको पता है। लेकिन मुझे बता दीजिए कि पीटीआई की जिनकी के नैब में गए, जेलें काटी और उनकी ज़मानतें हुई, अल्लाह करे कि उनको दोबारा ना जाना पड़े, ये मैं मेरे दिल से दुआ है। क्या नैब उनके खिलाफ बेल कैंसिलिंग की गया? तो नैब तो ये कहता है कि वी डोंट सी फेस, वी सी केसेस, वी डोंट सी फेसेस। ये क्या अपना एक इंतहाई एक अनबैलेंस, ये तकड़ी का तराजू तो नहीं है, ये तो कुछ और है, ये तो डंडी है, डंडी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इस के आड़ में अपने बच्चों के मामले को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इंसाफ है कहाँ, मुझे बता दीजिए। फिर अपना मुझे या मेरे साथियों को दिन रात नैब में बुलाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब, ये जो नैब है, गिनवाए थे शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये जो नैब है, ये तो सर से पांव तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट और इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है। और जो मौजूदा चेयरमैन नैब है, बिल्कुल सही, वो सर से पांव तक मशकूक रहे हैं माजी की तमाम हैसियतों में। आप लोगों ने उनको चेयरमैन नैब क्यों बनाया, या किसी ने आपको उनको चेयरमैन बनाने पे मजबूर किया, या आप उनकी हकीकत से वाकिफ नहीं थे? नहीं, मैं आपको कह रहा था कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब का जो फैसला है, ये हमारी पार्टी ने किया। और मुझसे आप ये काइंडली तो को ना करें कि मैं इसको डिसोन करूँगा। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अच्छा तो बहुत अच्छा और ख़राब तो आप उससे अलग हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पार्टी आपकी राय शामिल नहीं थी, फैसला किया, मुझसे राय ली गई थी। मैं अपनी राय का यहाँ पर मैंने क्या दिया था, मैं यहाँ पर उसका इजहार नहीं करूँगा। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन पॉइंट स्कोरिंग। मैं किसी को भी इस बारे में जिम्मेदार नहीं था, पार्टी का फैसला था, पछतावा नहीं है आगे चलना चाहिए। ये बात तय है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। नैब के तमाम तीर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं या पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। पीटीआई को दूर दूर तक चूंटी भी नहीं काटी, हम नहीं चाहते कि उनको चूंटी काटें। लेकिन इंसाफ का करीना ये नहीं है, तकड़ी जो है इंसाफ की इस तरह नहीं। आप तो लेकिन कल शेख रशीद ने कह दिया कि अब नैब टार्जन बनेगा दोनों तरफ। आपको इस नैब से ये तवक्को है कि दोनों तरफ टार्जन बन सके? ये नंगी नैब न्याजी की विच हंटिंग है, ये विक्टिमाइजेशन है, जो आज भी कोरोना नहीं निशाना बल्कि ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं वो उनका निशाना है। भारत अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, करम करे, फजल करे और पाकिस्तान को अजीम बनाए और मिलकर इस मुल्क। अच्छा शहबाज साहब, आपने दुरुस्त फरमाया था शुरू में कि ये सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत तमाम सियासी तनाज़ात इस वक्त छेड़ रही है और 18वीं आईनी तरमीम की बहस भी हुकूमत ने छेड़ दी है। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम हो सकती है, उसको रिविज़िट किया जा सकता है या कि नहीं? जी, उस दिन भी एक और मोहतरम एंकर ने ये 18वीं तरमीम तो नहीं, लेकिन इस तरह का एक सवाल किया था कि पीटीआई के जो 2 ज़ोमा हैं वो मुझे मिले, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वो नहीं मिले, जब मिलेंगे तो पूरी कौम को पता लगेगा। आपने सवाल किया 18वीं तरमीम का, ये एक बड़ा नाजुक मामला है। इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। और मैं समझता हूँ कि अगर 18वीं तरमीम में किसी क्लॉज के अगर जो मीनिंग है उसमें कोई इबाहम है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है, उसको देखना है, उसको दुरुस्त करना है, तो ये तो सारी पार्टीज़ को बैठ के इसको देखना होगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसको देखना होगा। और आप देखें, पाकिस्तान 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। हमें अगर पंजाब बड़ा भाई है तो छोटे भाइयों का, छोटे सूबों का ख्याल रखना बड़े भाई का फ़र्ज होता है। इसीलिए हमने जो लास्ट NFC अवार्ड हुआ था, आपको याद है कि पंजाब ने तमाम अपने हिस्से का जो था हमारा पैसा, कोई मुझे याद है आज भी 14-15 अरब रुपए सालाना हमने अपने हिस्से का दिया और NFC अवार्ड अचीव किया। क्यों? कि
कौमी एक यूनिटी ऑफ द नेशन, हमआंगी, भाईचारा, दोस्ती। हमने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारा 15 अरब रुपया साल का, 5 साल का नहीं, साल का। और अगर आप 2010 में अवार्ड हुआ, आज 8 साल अपना 10 साल हो गए हैं, तो पंजाब ने अपना, आप देख लें कि 100 अरब से ज़्यादा पंजाब ने अपने हिस्से का दिया और NFC अवार्ड अचीव किया। किसी और सूबे ने एक धेला भी नहीं कटवाया। ये होती है भाईचारा, बड़े भाई छोटे भाई मिलके आएँ, एक रोटियाँ मिल के खा लें। जब अल्लाह ताला ज़्यादा रोटियाँ देगा फिर एक एक खाएंगे, चारों अच्छा मिलके शहबाज साहब, खाएंगे। इस तरह तो इत्तलात ये है है कि स्पिरिट, इस स्पिरिट में हुकूमत बारगेन करना चाहती है। इस तरह इत्तलात है कि हुकूमत बारगेन करना चाहती हैं 18वीं तरमीम के लिए, और आप लोगों को ये ऑफ़र किया गया है कि अगर आप 18वीं तरमीम में हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक तरामीम पे आमादा हो जाएं तो फिर वो नए ब्लॉक को भी रिविज़िट करेगी। इस तरह की कोई बारगेनिंग की कोशिशें हुकूमत की तरफ से हो रही हैं? मैं बड़ी कतियत के साथ इस बात की अदब से तरदीद करता हूँ कि मुझे या मेरी पार्टी को किस तरह की कोई ऑफ़र नहीं हुई कि अगर आप 18वीं तरमीम में आप कोऑपरेट करेंगे और उसमें तब्दीलियाँ लाएंगे तो नैब लॉज में नरमी ले आएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसी मैं ये रमज़ान शरीफ है, बिल्कुल मैं ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई ऑफ़र नहीं हुई। ये एक बड़ा नाजुक मामला है, इसकी नज़ाकत को हमें समझना होगा और इस मामले को हम इस तरह नहीं कर सकते। देखें, अपना बलूचिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। सिंध खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। अपना KPK खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। अपना आज़ाद कश्मीर खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। गिलगित बल्तिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। अगर पंजाब आगे बढ़े और बाकी सूबे पीछे रह जाएं, ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, दिस इज़ लॉपसाइडेड। इसलिए मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़कर करूँगा, शहबाज शरीफ साहब, आखिरी सवाल जी, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। पाकिस्तान में जो मीडिया की हालत है वो आपके सामने है, तो आज के दिन जबकि पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, तो आज आप पाकिस्तानी मीडिया और हमारे साथ कोई ताज़ियत करना चाहेंगे? मेरा तो बयान आज आया जी कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से मैंने ये कहा कि जो गला घोटा गया है अपना इमरान नियाज़ी की हुकूमत ने, जो कुछ और जो वो कहा करते थे अपने ऑपोजिशन के ज़माने में, मैं क्या क्या याद दिलाऊँ। वो हर बात पे उन्होंने यूटर्न मारा हुआ, तो यूटर्न कहना भी अब बेसूद लगता है, इट इज़ वक्त का ज़िया लगता है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, उनके यूटर्न्स की बात मैं नहीं करता, ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी सहाफ़त में हम पहले भी ज़्यादा बिलीव करते हैं, और अगर आज़ादी सहाफ़त होगी, अगर आज़ाद सहाफ़त होगी, सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को अगर बात जो एक कानून के दायरे में रहकर बात करने का खुलकर मौका मिलेगा, तनकीद करेंगे, तो हमें उससे रहनुमाई मिलेगी। मैं इसमें, मेरा ये ईमान है, उससे हमें यकीनन उसमें हमारी बेहतरी होगी। तो मैं आज के इस दिन पे आज़ादी सहाफ़त की एक मरतबा फिर पूरे अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तायद करता हूँ। और जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है अपना सहाफ़त के साथ, अखबारात के साथ, टेलीविज़न के साथ, एंकर्स के साथ, अपना जर्नलिस्ट के साथ, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और इमरान खान नियाज़ी को मशवरा देता हूँ कि आप एक ज़माने में कहते थे कि मुझे तो मुझे अपना इसने मीडिया ने मुझे बनाया, आप उसी मीडिया ने जिनको आपने बनाया उसी को आप तय भला कर रहे हैं। खुदारा इससे बाज आ जाएं, होश के नाखून में। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के आप जहां भी रहें खुश रहें। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।